क्लास 10 सोशल साइंस में हिस्ट्री बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि हिस्ट्री में इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं कि हमारी 7 पुश्ते भी इसको पढ़ते पढ़ते थक जाए। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप इन जस्ट 5 पैराग्राफ्स में, बिल्कुल शॉर्टेस्ट रिवीजन नोट्स आपकी एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे भी काम आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो इंट्रो में 1848 में जो फ्रेडरिक सोरू था, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स जो थी वो इमेजिन किया था, और उसके बाद में अर्नस्ट रेनन 1882 में भी उन्होंने नेशन को कल्मिनेशन ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, सैक्रिफाइस और कॉमनवेल्थ, इस सब के आधार पर उन्होंने बताया था कि लैंग्वेज और टेरिटरी में कलेक्टिव आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इन दोनों के जो आइडियाज थे वो नेशनलिज्म इन यूरोप को 19th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ इंट्रो खत्म हो जाता है। इसके बाद में मेन पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब 1789 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय था जब मोनार्की जो थी सिटीजंस के हाथ में आ रही थी और यूनिटी और इक्वल राइट की बात हो रही थी। सिंबल्स लाइक ट्राई कलर फ्लैग, कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड, सिटीजनरी फॉस्टर्ड, अ कलेक्टिव फ्रेंच आइडेंटिटी। तो फ्रेंच आइडेंटिटी की कलेक्टिविटी की बात हो रही थी। रेवोल्यूशन जो है वो पूरे यूरोप में फैलता गया, क्योंकि ऐसी बात होती थी कि फ्रेंच जब चीखता है तो सारे यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो ऐसे सिमिलर मूवमेंट चारों तरफ शुरू हो गए। नेपोलियन ने इस आइडिया को फिर ब्रेड एंड बटर लगा करके नेपोलियनिक कोड प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड अबॉलिशिंग फ्यूडलिज्म, मतलब मोनार्की को अबॉलिश करके। लेकिन उसका जो रूल था इंक्रीज टैक्सेशन से भरा हुआ था, और फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर वो जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करा रहा था, लीडिंग टू अ मिक्स्ड रिएक्शन इन कॉन्कर्ड एरियाज। फिर उसके बाद में रिवोल्यूशंस लेगेसी वाज अ मिक्स्ड वन, स्प्रेडिंग आइडियाज, फ्रीडम बट आल्सो एनकाउंटरिंग रेजिस्टेंस। तो नेपोलियन के भी अगेंस्ट में यहाँ पे लोग आ गए। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म होता है। इतना बड़ा सेक्शन इतने छोटे से क्रिस्प कीवर्ड से भरे हुए पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट सेक्शन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप ने देखा सिग्निफिकेंट चेंजेस लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट्स, मूविंग अवे फ्रॉम पैचवर्क ऑफ यानी किंगडम्स, डचीज एंड डाइवर्स टेरिटरीज से एक नेशन स्टेट्स की बात होने लगी। की इवेंट्स इंक्लूड क्या क्या था? नेपोलियनिक वॉर, जिन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया, द स्ट्रगल फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस, रिवोल्यूशंस अक्रॉस यूरोप फॉर इकोनॉमिक राइट्स एंड नेशनल यूनिफिकेशन एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। कीवर्ड्स भर भर के हैं एग्जाम में लिखने के लिए, बड़े काम का नोट्स हैं आपके। ट्रेडिशनली यूरोप जो था वो मोनार्की से भरा हुआ था, विद पीपल नॉट आइडेंटिफाइंग एज अ पार्ट ऑफ नेशन बट रादर बाय लोकल एफिलिएशन। लेकिन नेशनलिज्म आगे आया, मिडिल क्लास बढ़ी हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा हुआ, एडवोकेटिंग फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके बाद में गवर्नमेंट ने सबकी बातें होने लगी। आप देख लीजिए, हाउएवर दिस पीरियड, इसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे नेपोलियन की हार हो गई ना, तो फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस फिर से आ गई, जिन्होंने वापस से उन ट्रेडिशन को वापस लाना चाहा। इसके बाद भी रिवोल्यूशनरी आइडियाज जो थे, जैसे गॉसिप मजीनी का जो आइडिया है वो यूरोप में धीरे धीरे फैलता गया। नेशनल यूनिटी की बात फिर से होने लगी, डेमोक्रेसी की बात होने लगी, और यहाँ पर फिर से यूनिफाइड इकोनॉमिक एरिया, फ्री ऑफ ट्रेड बैरियर्स, और ये भी सिग्निफिकेंट रोल जो है वो नेशनल यूनिटी के बारे में बात है। तो पीरियड वाज मार्क्ड बाय स्ट्रगल बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस वांटिंग टू मेंटेन स्टेटस को एंड लिबरल नेशनलिस्ट। तो ये सब बातें यहाँ पर ये पैराग्राफ में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो एज ऑफ रिवोल्यूशन जो 1830 से 1848 के बीच में, यहाँ पर बहुत बड़ा सेक्शन है, ऑलमोस्ट 2 to 3 पेज का सेक्शन है, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में किया। इसको देख लीजिए, जिसमें 1830 से 1848 यूरोप में बहुत सारे रिवोल्यूशन की बात हो रही थी, जैसे इटली, जर्मनी में, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड। इसके बाद में एजुकेटेड मिडिल क्लास, इनके ऊपर होने की बात हो रही है। इसमें फ्रांस में जुलाई रिवोल्यूशन 1830 में बर्बन किंग के अगेंस्ट में लुइस फिलिप को रखा गया था। तो ये सब के बारे में दिया हुआ है इसमें। यानी ये पूरा पैराग्राफ जो आप देखोगे कि इवेंट से भरा हुआ है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग 1821, रैलीड सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस यूरोप इंक्लूडिंग फिगर्स लाइक लॉर्ड बैरॉन, और ग्रीस को फिर उसको 1832 में इंडिपेंडेंट नेशन की तरह आइडेंटिफाई कर लिया गया था। फिर रोमांटिसिज्म की बात हुई है, कल्चरल मूवमेंट जिसमें ऐसा पूरा एक माइंडसेट बनाया जाता है नेशनलिस्ट होने के लिए, तो उसके बारे में बात हुई है। और उसके बाद में लिबरल रिवोल्यूशन की भी बात हुई है 1848 में, सॉ वाइड स्प्रेड डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन अक्रॉस यूरोप, तो इसके बारे में बात हुई है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में बात हुई है। हाउएवर, तो मोनार्क ने इनको फेंक दिया बाहर, अल्टीमेटली सप्रेसिंग द रिवोल्यूशन। तो ये पूरा जो बुक के जो बड़े बड़े इवेंट्स है इतने शॉर्ट में यहाँ पर है। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद में द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, थर्ड पैराग्राफ की बात करते हैं। जर्मनी और इटली जो है वो अंडरवेंट बहुत सारे प्रोसेस यूनिफिकेशन में गए थे इन लोग। 1848 में लिबरल इनिशिएटिव फेल हो गया था। प्रूशिया लेड बाय ऑटो वॉन बिस्मार्क ऑर्केस्ट्रेटेड जर्मनीज यूनिफिकेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ वॉर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। फिर वॉर्स की बात हुई है। दिस कल्मिनेटेड इन विलियम फर्स्ट बीइंग प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन 1871। प्रूशियन डोमिनेंस के बारे में बात किया गया है। फिर इटलीज यूनिफिकेशन वाज ड्रिवन बाय चीफ मिनिस्टर कैवर ऑफ सार्डिनिया पाइडमोंट हु फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद फ्रांस। तो ये सब पूरे जो है टाइमलाइन आप देख लीजिए, बहुत शॉर्ट में है, बहुत काम के नोट्स हैं आपके। दे डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस विद गोसिपी गारिबाल्डीज वॉलंटियर्स प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन लिबरलाइजेशन सदर्न इटली फ्रॉम स्पेनिश रूल इन 1860। तो ये सब जो है पूरे इवेंट्स देखिए लाइन से हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत काम का है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ भी खत्म होता है। अब इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ जो है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इन 18th एंड 19th सेंचुरीज जो आर्टिस्ट जो है वो नेशन एज अ फीमेल फिगर, बहुत सारे फीमेल फिगर्स आने लगे जो लिबर्टी और जस्टिस को बताते थे। तो मैरिनी सिंबलाइज्ड एज द फ्रेंच नेशन एम्बॉडिंग आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, व्हाइल
Germania represented Germany, symbolizing heroism with attributes like crown of oak leaves. So nationalism late 19th century में change हो गया, becoming narrow and intolerant, leading to conflicts and manipulation by imperialist powers. So Balkan जो था वो hotspot बन गया इन conflict का, फिर यहाँ पे बहुत सारी tension होती है, World War I होता है, anti imperial movements जो है वो globally आ जाते हैं, और ये European colonial domination and striving for the independent nation states इन सब के बारे में बात करता है. तो these movements were inspired by collective national unity and the idea of organizing societies into nation states accepted as a natural and universal. देखो भाई, ये हो गया 5 पैराग्राफ्स में पूरा चैप्टर. स्क्रीन पे देखिए, बोनस आपके लिए, पूरा का पूरा चैप्टर केवल एक पैराग्राफ लास्ट टाइम रिवीजन के लिए. अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए.